तो हेलो बच्चों, हमारा नाम प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर। तो बताइए आप लोग हमारी आवाज़ अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 11th का मैथ अभ्यास 1, जिसका नाम है समुच्चय और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेट्स। तो हम आपका जो भी आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको बेसिक चीज़ें से बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों को चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो हम आपको बता दें कि हमने जो 10 का मैथ और 11 का मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया है वह आपके न्यू सिलेबस के अनुसार किया हूँ। जो 2023 और 24 का न्यू सिलेबस है उसके अनुसार किया हूँ। तो आप लोग बताइए कि हमारी आवाज़ अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं नहीं, और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। हमें भरोसा है कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चलती होगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो समुच्चय क्या है, चैप्टर का नाम है समुच्चय। तो हमने लिखा कि समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है, हमने आपको कहा कि मानकर आप 5 वस्तु ले लीजिए। कौन कौन से? कॉपी ले लिए, कलम, कॉपी पेन, कटर, पेंसिल, और रबड़। कामा देते देते लिख लिए रबड़, और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ध्यान रहे कि वो ब्रैकेट कौन सा इस्तेमाल होगा, मझला ब्रैकेट। यदि आप बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका समुच्चय नहीं कहा जाएगा। आपको समुच्चय में जहां पर भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है केवल मझला ब्रैकेट, इसके अलावा कोई भी ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि आप 5 वस्तु ले लीजिए। कॉपी ले लिए, पेन, कटर, पेंसिल, रबड़। इसे आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कर दिए। ब्रैकेट में बंद करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये पूरा वस्तु है। वस्तु को आप ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं उसके माने वस्तु होता है। तो आप यहाँ पर ए हमने लिख दिया। आप कहेंगे कि सर आपने ए क्यों लिखा? आप ABCD के सारे अक्षर, लेकिन आप कैपिटल यहाँ पर होना चाहिए, स्मॉल नहीं लिखना है, केवल इसमें कैपिटल ABCD। आप यहाँ पर एक जगह पर आप यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि ए ही लिखा जाएगा, बस ABCD के सारे अक्षर के यहाँ पर चाहे जो भी लिख सकते हैं, और लेकिन वह कैपिटल होना चाहिए। तो आपका ये जो बनकर तैयार हुआ है, यह बनकर तैयार हुआ है समुच्चय। क्या बनकर तैयार हुआ है? समुच्चय। हमने कहा है आप 5 वस्तु ले लीजिए। कॉपी, पेन, कटर, पेंसिल। ये नहीं जरूरी है कि यही कोई भी 5 वस्तु ले लीजिए और इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, और जो आपका बनकर तैयार हो जाएगा वह बनकर तैयार हो जाएगा समुच्चय। तो इसे ही समुच्चय कहते हैं। यदि आपसे कोई डिफिनीशन पूछे तो आप डिफिनीशन कैसे देंगे? तो चलिए आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। डिफिनीशन यदि कोई पूछता है तो आप क्या देंगे जवाब? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित, हमने वस्तु पहले लिया, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो निश्चित हो और किसी व्यक्ति द्वारा न बदला जा सके। यदि आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि हमने आपको कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हमने आपसे पूछा तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी हैं। यदि आप हमसे पूछते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं तो हम भी बताएंगे नरेंद्र मोदी।
यदि किसी अन्य और व्यक्ति से पूछते हैं तो वो भी क्या बताएंगे, नरेंद्र मोदी। और यह निश्चित भी है कि नरेंद्र मोदी ही हैं। तो ऐसा समुच्चय, अरे ऐसा शब्द जो निश्चित हो और किसी व्यक्ति द्वारा न बदले। तो हमने कहा नरेंद्र मोदी, हमने पूछा भारत के प्रधानमंत्री, मतलब सारे मनुष्यों का एक ही जवाब है और वह निश्चित भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब होता है। और संग्रह, आपको यहाँ पर केवल एक ही वस्तु नहीं लेना है, आपको केवल 5 ही वस्तु नहीं लेना है, आपको एक से बढ़ के सारे जितना एक को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाकी सभी जितनी संख्याएं आप लेना है आप यहाँ पर ले सकते हैं। केवल 5 ही वस्तु नहीं, आप अनगिनत वस्तु यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको केवल समूह बनाना होगा। जब आपने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये क्या हो गया, समूह। तो संग्रह का मतलब होता है समूह। ये आपको समझ में आ बात। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमें भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। समुच्चय, आपको उदाहरण क्या होगा, देखिए उदाहरण समझिए। उदाहरण होगा कि 10 वस्तुओं का संग्रह, 10 वस्तुओं का संग्रह। और कक्षा के सभी छात्र, सभी छात्र, ये सब क्या हैं, समुच्चय के उदाहरण हैं। कक्षा के सभी छात्र, कक्षा में तो एक छात्र नहीं होगा, एक नहीं होगा, 3 4 5 6 7 10 20 30 इतने होंगे, एक तो नहीं होंगे ना, नहीं। तो यह क्या हुआ, समूह में हुआ, समय हुआ तो कक्षा के सभी छात्र, ये भी क्या हुआ, समुच्चय के उदाहरण है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यदि आप लोग बेसिक जानकारी जानेंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होगी। तो आगे क्या है, समुच्चय का सिद्धांत। हेडिंग डालिए, समुच्चय का सिद्धांत। ये सब आपके पेपर में आ सकता है। समुच्चय का सिद्धांत, ये सब आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिए। समुच्चय के सिद्धांत कौन दिए थे, कैसे दिए थे, कब दिए थे और कहाँ के थे, इसको हम बात करेंगे आज, इसको बात करेंगे अब। तो समुच्चय का सिद्धांत किसे कहा जाता है, समुच्चय का सिद्धांत पहले कहा जाता है, समुच्चय का सिद्धांत कहा जाता है जॉर्ज कैंटर को। यहाँ पर आप हेडिंग तो आप लिखे हैं, किसे कहा जाता है, जॉर्ज कैंटर को। जॉर्ज कैंटर को क्या कहा जाता है, समुच्चय का सिद्धांत। किसने दिया था समुच्चय का सिद्धांत, जॉर्ज कैंटर ने दिया था। इंग्लिश में आपको नाम लिखना हो, जॉर्ज कैंटर। और समुच्चय का सिद्धांत कौन दिए थे, जॉर्ज कैंटर दिए थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1845 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। इनका जन्म 1845 में हुआ था और मृत्यु 1918 ईस्वी में। तो और इन्होंने समुच्चय का सिद्धांत कैसे किया था, इन्होंने समुच्चय का सिद्धांत ऐसे किया था कि इन्होंने एक बार त्रिकोणमितीय के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो जब रिसर्च कर रहे थे तो इनके दिमाग में एक बात आया कि एक समुच्चय भी एक थ्योरी हो सकती है। तो इन्होंने समुच्चय भी लॉन्च कर दिया। तो इन्होंने समझा कि समुच्चय बहुत आसान थ्योरी है, इसलिए इन्होंने समुच्चय भी लॉन्च कर दिया। तो समुच्चय का, और ये जॉर्ज कैंटर कहाँ के थे, ये थे जर्मन के मैथमेटिशियन थे। क्या थे, जर्मन के
जर्मन के क्या थे, मैथमेटिशियन थे। जर्मन के मैथमेटिशियन थे। समुच्चय का सिद्धांत किसे कहा जाता है, जॉर्ज कैंटर को। इनका जन्म कब हुआ था, 1845 ईस्वी को, 1918 ईस्वी को। 1918 में मर गए थे। और आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह पेपर में पूछा जा सकता है कि समुच्चय का सिद्धांत बताइए। तो आप लिखेंगे समुच्चय का सिद्धांत जॉर्ज कैंटर को माना जाता है। और जॉर्ज कैंटर का जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में मर गए थे। और जॉर्ज कैंटर जर्मन के मैथमेटिशियन माने जाते हैं। इतना लिखेंगे तो आपका समुच्चय का सिद्धांत तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। समुच्चय का सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना है कि समुच्चय में जो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो कौन कौन सी बिंदुओं पर ध्यान देना है, तो आप लिखेंगे हेडिंग पहले, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान। जो हमने बिंदु यहां पर लिखेगा उसे आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यदि आप उसमें गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका समुच्चय गलत हो जाएगा। तो पहला क्या है, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है कि समुच्चय के लिए, इसे हम समझाएंगे आप लोगों को। समुच्चय के लिए, समुच्चय के लिए, समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव, अवयव तथा संग्रह, संग्रह या सदस्य भी कह सकते हैं, चलिए संग्रह ही कहते हैं। तो समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव तथा संग्रह पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द हैं, शब्द हैं। समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव तथा संग्रह पर्यायवाची शब्द हैं। और दूसरा क्या है बिंदु, दूसरा है कि समुच्चय को प्रायः, आप लोग इस बिंदु पर जरूर ध्यान दीजिएगा, समुच्चय को प्रायः, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे में हो गया ए बी, आप डैश देकर यहाँ पर 3 बिंदु देकर लिख दीजिए जेड तक, मतलब इसमें से सभी, ये हो गया। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु है कि समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे A, B, फिर डैश दे करके Z तक लिख दीजिए। ये बड़ा भी लिखा गया, गलत हो गया, सॉरी बच्चे। तो पहला क्या है बिंदु? समुच्चय के लिए वस्तु, अवयव तथा संग्रह पर्यायवाची शब्द है। तो पहला बिंदु समझते हैं उदाहरण के तौर पर। उदाहरण क्या है? उदाहरण लिखते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याएं, 1 से 10 तक की संख्याएं, 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की संख्याएं। तो 1 से 10 तक की संख्याएं आप लिख लीजिए 1, 2, 3। आप 3 बिंदु लगा दीजिए डैश देकर, फिर डैश 10। और आपको मैंने क्या कहा, कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करना है? मझला ब्रैकेट। फिर आप इसे मझला ब्रैकेट इस्तेमाल करके बराबर के बाद आप फिर देखिए दूसरा बिंदु क्या है। इसके बाद आप लिख लीजिए ए। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय के लिए वस्तु, हमने वस्तु 1 से 10 तक की संख्या लिख ली। तो आप कहोगे कि सर जो आप वस्तु कह रहे हो तो अवयव क्या है? जो हमने बच्चे वस्तु शब्द इस्तेमाल कर रहा है वह उसे भी अवयव कहते हैं और उसे संग्रह भी कह सकते हैं। ये जो भी आपकी वस्तुएं हैं, अवयव हैं, संग्रह है, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आप इन्हें वस्तु भी कह सकते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं और अवयव भी कह सकते हैं। पहला आपको उदाहरण के तौर पर पहला बिंदु समझ में आ गया होगा। तो दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण लेते हैं कि दूसरा उदाहरण है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। आप समझ जाएंगे इसमें। जो समुच्चय का ये है, इसे हमने बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है बिंदु? समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो हमने यहाँ पर बड़े अक्षरों से निरूपित किया है। और आप यहाँ पर यदि छोटा ए लिख देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। यदि आप छोटा बी लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि ABCD के सभी अक्षर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए, छोटा अक्षर नहीं होना चाहिए, केवल बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो आपको तीसरा भी समझ में आ जाएगा। दूसरा समझ में आ गया, तीसरा चलते हैं बिंदु पर। अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। समुच्चय, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। स्वर कौन होते हैं? A, E, I, O, U। स्वर 5 होते हैं, A, E, I, O, U होते हैं। तो हमें दूसरा में क्या था?
कि आप यहाँ बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। हमने यहाँ पर मान लीजिए बी लिख लिया है और हमने कौन सा कोष्टक लगाया, मझला कोष्टक। और हमें क्या कहा है, अंग्रेजी के स्वरों का, स्वर कौन कौन होते हैं, ए। आपको यहाँ पर तीसरा क्या लिखा हुआ है, समुच्चय के अवयव। हमने जो बीच वाला इस्तेमाल करा था, ये हमारा अवयव है, वस्तु है, संग्रह है, इन्हें सभी कहा जाते हैं, सभी के अवयव, वस्तु, संग्रह सभी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, बड़े अक्षरों से नहीं, ये गलत हो जाएगा यदि बड़े अक्षर लगाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू और आप कोष्टक लगा दीजिए। तो ये आपका तैयार क्या हुआ बनकर, समुच्चय। तो आपका तीसरा भी बिंदु समझ में आ गया। आपको इसके बीच में बड़ा वाला कैपिटल इंग्लिश नहीं लिखना है, कैपिटल अक्षर नहीं लिखना है, अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर नहीं लिखना है। यदि आपने कैपिटल अक्षर लिख दिया तो आपका समुच्चय गलत हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर स्मॉल लेटर लिख देते हैं, स्मॉल अक्षर लिख देते हैं, तो आपका भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा इस्तेमाल करना है, यहाँ पर छोटा, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप लोग जरूर इसे ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको उदाहरण के तौर पर समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ हम उदाहरण लेते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे। तो आगे क्या है, अब हमने अब उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे। आप देखेंगे कि अपने किताब में जो उदाहरण हैं उन्हें हम बताएंगे। यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके बुक में होगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का, संख्या का समुच्चय, संख्याओं रहेगा यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आपका n देखिए लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, प्राकृतिक संख्या आपका एक से लेकर इनफाइनेट मतलब अनंत तक होती है, इसका अंत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर n लगाएंगे, फिर आप यहाँ पर मझला ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। प्राकृतिक संख्या का बात किया है तो एक भी होता है, 2, 3, 4। अब इसके आगे कौन बार बार लिखेगा, इसके बाद हम लगा लेते हैं ये 3 बिंदु। इसका मतलब है कि ये आपका और आगे चलता जाएगा और आप यहाँ पर ये कामा लगा करके इनफाइनेट का चिन्ह लगा दीजिए, फिर आप इसे मझला ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो आपका ये जो बनकर तैयार हो, क्या बनकर तैयार हुआ, समुच्चय। तो n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसे क्या कहा जाता है, समुच्चय। तो यदि आप दूसरा क्वेश्चन चलिए हल करते हैं, आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम लिख दें कि कोई भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो और बुक में क्या है देखते हैं, Z लिखा है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप इसे करिए हल, तो हम देखें Z, तो आपने Z लिखा बराबर। तो बताइए बच्चे अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप मझला ब्रैकेट इस्तेमाल करिए, फिर पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कौन कौन होती है, 1, 2, 3 होता है, मतलब 1 से इनफाइनेट तक, 0 से लेकर इनफाइनेट तक होती है। 0 से धनात्मक होती हैं, 0 से स्टार्ट
बढ़ता चले जाएंगे ऋणात्मक भी, दोनों मतलब माइनस और प्लस दोनों होते हैं, लेकिन वह 0 से संख्या स्टार्ट होती है। तो अब क्या -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, और 0 1 को होता है, 2 होता है, 3 होता है। ऐसे ही आप क्या कर देंगे, यहाँ बिंदु लगा करके इनफाइनाइट का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ, समुच्चय। तो इसे क्या कहा जाता है, समुच्चय। तो आपको जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि हम आप लोगों को आसान तरीके से बताते चल रहे हैं। तो आपको और हम कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं, तो आप लोग इसे जो हम चीज़ बताएंगे आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप, ये इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिए। ये कौन सा चिन्ह है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू। इंग्लिश में कहा जाता है बिलोंग्स टू, और हिंदी में कहा जाता है एप्सिलॉन। इसका क्या नाम है, इसे बिलोंग्स टू, जिसे हिंदी में कहा जाता है एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है में है। ये जो बिलोंग्स टू है, इसका मतलब है कि में है। इसका जो मतलब है, बिलोंग्स टू माने होता है में है, आप लोग इसे ध्यान दीजिए जरूर, आपके आगे इस्तेमाल हुआ यह, इसका इस्तेमाल बहुत है। तो ये हुआ, फिर और ये कौन सा बिंदु हुआ, ये बिलोंग्स टू है, लेकिन यहाँ पर कटा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू है। और इसे हिंदी में कहा जाएगा नहीं एप्सिलॉन, मतलब ये एप्सिलॉन नहीं है। तो अब इसका मतलब होता है में नहीं है, इसका मतलब होता है में नहीं है, में नहीं है। और एक और होता है चिन्ह, कौन सा होता है, ये चिन्ह, ये आपका आगे इस्तेमाल होगा। आज की वीडियो में इसे हम नहीं बताएंगे, इन दोनों को बताएंगे। इसका मतलब होता है, इसे कहते हैं, ये होता है कोलन चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है, कोलन चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है, कोलन चिन्ह जिसे कहा जाता है, ये कोलन चिन्ह का है। जो ये आपका 2 बिंदु दिख रहा है, ये कोलन बिंदु होता है। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं कोलन। तो हम इन दोनों का आज इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यदि हम लिखते हैं, इस उदाहरण से लिखते हैं कि 2 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2, और ये समुच्चय पूरा है ना, तो कहेंगे 2 समुच्चय n बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, में है। 2 समुच्चय n में है। तो देख दीजिए, देखिए इसमें है कि नहीं 2, n में 2 है कि नहीं है, मतलब इनमें 2 है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम लिख दें कि 5 बिलोंग्स n, इसका मतलब क्या होगा, 5 समुच्चय n में है, 5 है इसमें, है कि नहीं, हाँ है। तो इतना आपको समझ में आ गया इसका उपयोग। इसका मतलब होता है में है, इसका, और इसका मतलब होता है में नहीं है। तो चलिए हम दूसरे उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं।
अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। स्वर कौन कौन होते हैं? 5 होते हैं, हमने आपको पहले बताया है। ए ई आई ओ यू। लो, आपका अंग्रेजी का भी काम हो गया। तो स्वरों का समुच्चय आप लिखेंगे ए। चाहे आप कहेंगे सर बार बार आप ए क्यों लिख रहे हैं, आप कोई और नहीं लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। चलिए, हमने आपको यहाँ पर पी करके दिखाया, या फिर हमने आपको वावेल है जो ना, तो हम आपको डब्ल्यू भी करके दिखाते हैं। आप कहेंगे नहीं सर आप हमें दूसरा करके दिखाइए। चलिए, हमने आपको आर करके दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप मझला ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए। स्वरों का समुच्चय कहा है ए ई आई ओ यू। फिर इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो आपको अब और लिख दे हम कि ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि इस समुच्चय में इसे आप देखिए कि ए है, इसमें ए समुच्चय आर में है। ए समुच्चय आर में है, तो है कि नहीं? इसमें आर में ही देखिए कि ए है कि नहीं। हाँ, ए है, आर में ए है। तो और दूसरा उदाहरण देखिए, इसी उदाहरण पे आप इसका उपयोग करते हैं। तो लिखते हैं P बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि P समुच्चय, इस समुच्चय का बात हो रहा है, P समुच्चय R में नहीं है। तो देख रहे हैं आप, इसमें P कहीं भी है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो चीज़ होता है तो इसका उपयोग होगा, जो चीज़ समुच्चय में रहेगा तो इसका उपयोग होगा बिलोंग टू का, और यदि जो चीज़ इसमें नहीं है, जो अक्षर नहीं है, उसमें उपयोग होंगे नॉट बिलोंग्स टू। और एक उदाहरण और समझिए, हमने कहा यहाँ पर बी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ कि बी समुच्चय आर में नहीं है। देखिए, इसमें कहीं पर भी है बी? नहीं है। ए ई आई ओ यू है, और ना ही इसमें पी है, और इसमें देखेंगे तो ए है। इसका मतलब ए समुच्चय आर में है। तो आपको इन दोनों का उपयोग हो गया। तो हम आपको, और आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चे। आप लोग ज़रूर पढ़ाई मेहनत से कीजिए, और आप लोग अपने मेहनत और लगन से यदि पढ़ाई करेंगे तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप जो भी आज मैं चीज़ आपको बताया हूँ, यदि आप लोग इसे अपना कंप्लीट रखेंगे तो हमने जो कल की वीडियो में बताएंगे आपको वहाँ पर कभी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रूर बच्चे आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो चलिए, आज की वीडियो समाप्त होती है।